नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल स्टडी विथ लिबर्टी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 12वीं के केमिस्ट्री अध्याय 1 ठोस प्रावस्था का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने पहला वीडियो में देखा, मैंने आपको ठोस के दो प्रकार बताए, जिसमें पहला था आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा था आपका अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण थे वो क्या थे, आपके नियमित रूप में व्यवस्थित थे। चलिए देखिए, मान लीजिए ये आपका एक चौक है और ये क्या है, आपका ये क्रिस्टलीय ठोस है। तो अब इस क्रिस्टलीय ठोस है अर्थात यह चौक जो है कणों से मिलकर के बना है। तो देखिए इसमें जो कण है, इसके अंदर जो कण है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, आज मैं आपको उसी का अध्ययन कराऊंगा। एक सिंपल से ये समझिए कि इस चौक, ये जो चौक है आपका, इस चौक के अंदर कितने सारे कण हैं और किस प्रकार से उसकी व्यवस्था की गई है। तो यदि आप इसके अंदर उपस्थित कण को देखना चाहते हैं तो आप तीन तरीके से देख सकते हैं। या तो आप एक दिशा से देख सकते हैं, या आप द्विमीय अर्थात दो दिशाओं से देख सकते हैं, या आप इसके कण को तीनों दिशाओं से भी देख सकते हैं। तो मैं आपको एक दिशा, दो दिशा और तीन दिशा, इस तीनों से आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो कण है वो किस प्रकार से स्थित है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल में घनिष्ठ संकुलन के प्रकार। अर्थात संकुलन का अर्थ होता है कणों की व्यवस्था। जो इसमें कण है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, वही आपका संकुलन कहलाता है। संकुलन का एक ही अर्थ है आपका कणों की व्यवस्था। तो चलिए देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें कण की व्यवस्था कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका एक विमीय घनिष्ठ संकुलन। अर्थात जब किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के आप अवयवी कण को एक दिशा से देखेंगे तो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। अर्थात अवयवी कण जो है आपको एक पंक्ति में दिखाई देंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे एक कण जो है आपका अन्य दो कण को स्पर्श कर रहे हैं। आया समझ में? इसी प्रकार से यदि आप दो दिशाओं से देखेंगे उस कणों की व्यवस्था को, तो आपको दो दिशाओं से देखने पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको या तो वर्ग संकुलन के रूप में दिखाई देगा या तो आपको षटकोणीय संकुलन के रूप में दिखाई देगा। देखिए, यदि आप देखेंगे तो दो दिशाओं से देख रहे हैं तो या तो आपको चार गोले एक साथ इस प्रकार से दिखाई देगा, या तो आपको गोलों का अरेंजमेंट इस प्रकार से भी हो सकता है। और यदि आप उसको तीनों दिशाओं से देखना चाहेंगे किसी भी ठोस के कण को, तो आपको इस प्रकार से दो संरचना प्राप्त होगा। आया समझ में? चलिए मैं इस तीनों पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक विमीय घनिष्ठ संकुलन। देखिए, इस प्रकार की संरचना में गोलों को इस प्रकार से रखा जाता है कि वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में रहे और एक गोला अन्य दो गोलों को स्पर्श करे। तो यह संरचना एक विमीय घनिष्ठ संकुलन कहलाता है। और चूंकि एक गोला जो है अन्य दो गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितना होगा? 2 होगा। तो इस प्रकार से आप परिभाषा लिखकर और ये डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा है द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन। देखिए, दो दिशाओं में गोलों को इस प्रकार से रखा जाता है कि प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करे। लेकिन वर्ग संकुलन है आपको, तो इसमें इस प्रकार से आपको गोलों की व्यवस्था करना है कि एक गोला अन्य चार गोलों को स्पर्श करे। यहाँ पे गोला अर्थात आपका कण है। ये जो गोला दिख रहा है क्या है आपकी? ये एक कण है जो आपके किसी भी ठोस में पाए जाते हैं। तो आप दो दिशाओं से व्यवस्था आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो वर्ग संकुलन में आप क्या लिखेंगे कि इस प्रकार की संरचना में गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक गोला अन्य चार गोलों को स्पर्श करे, तो प्राप्त संरचना वर्ग संकुलन कहलाता है। देखिए, इस संरचना में आपको घन के रूप में, आपको एक वर्ग के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी आकृति किस प्रकार की है? आपका वर्गाकार। आया समझ में? और चूंकि एक गोला चार गोलों को स्पर्श करते हुए रखा गया है, तो इसके समन्वय संख्या कितना होगा? 4 होगा। इसी प्रकार से
द्विमीय घनिष्ठ संकुलन में अब दूसरा प्रकार होता है, उसकी दूसरी संरचना होती है षटकोणीय संकुलन। अर्थात ये गोलों का अरेंजमेंट जो है इस प्रकार से भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट में देखिए एक गोला जो है अन्य 6 गोलों को स्पर्श करते हुए रखा गया है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार की संरचना में गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करे। तो प्राप्त संरचना षटकोणीय संकुलन कहलाता है। और चूंकि एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितना होगा? 6 होगा। चलिए अब बात करते हैं त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन का। जब आप तीनों दिशाओं में देखेंगे किसी भी ठोस के कण को, तो आपको या तो घनी दिखाई देगा या तो षटकोणीय दिखाई देगा। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए आप कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, निकिल ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, लोहा ले लीजिए। इसके जो कण है उसकी संरचना को आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और एग्जांपल के लिए आप हीलियम, आर्गन और क्रिप्टॉन जब ठोस रूप में रहेंगे, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, यदि ये ठोस अवस्था में मिलेंगे तो इसकी भी संरचना आपका घनीय होता है। और आपका जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वेनेडियम और बेरिलियम। तो ये जो आपके पदार्थ हैं, इसमें यदि आप इस ठोस में यदि देखेंगे कणों की व्यवस्था, तो आपको वो इस प्रकार से षटकोणीय दिखाई देगा। अर्थात त्रिविमीय में यदि आप संकुलन देखेंगे किसी भी ठोस का, तो 2 प्रकार का होता है। पहला है घनीय सुसंकुलन संरचना। ठीक है, अब इस संरचना में आपको 3 प्रकार से हो सकता है। चूंकि घनीय रूप में है तो घनीय संरचना 3 प्रकार के होते हैं, सरल घनीय सेल और अंतःकेंद्रित घनीय सेल, फलकेंद्रित घनीय सेल। तो सरल घनीय सेल लेंगे तो उसमें समन्वय संख्या 6 होता है। और आपको अंतःकेंद्रित घनीय सेल लेंगे बीसीसी, तो उसकी समन्वय संख्या 8 होता है। फलकेंद्रित घनीय सेल लेंगे एफसीसी, तो उसकी समन्वय संख्या 12 होता है। और जो घनीय सुसंकुलन संरचना है इसी को सीसीपी कहते हैं। सीसीपी मींस होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। और जो षटकोणीय सुसंकुलन संरचना होता है उसको एचसीपी कहते हैं। एचसीपी का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये जो आपका षटकोणीय सुसंकुलन संरचना है इसकी समन्वय संख्या होता है 12। अर्थात इस संरचना में एक गोला जो है 12 गोलों को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। तो यदि एग्जाम में आएगा तो इसका परिभाषा लिख दीजिएगा और साथ ही साथ ये एग्जांपल्स और ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी कोई ठोस है तो उस ठोस के अंदर कण जो है कैसे अरेंजमेंट रहते हैं। जैसे मैंने बताया, आपका त्रिविमीय से देखेंगे तो या तो वो घनीय रूप में दिखाई देगा या तो आपको षटकोणीय रूप में दिखाई देगा। इसके अलावा कोई अन्य रूप नहीं होता। चाहे कोई भी ठोस ले लो, हर ठोस में या तो वो घनीय रूप में ही रहेगा या तो आपका वो षटकोणीय रूप में रहेगा। ये है आपका क्रिस्टलीय ठोस। अब चलिए ध्यान से सुनिए। अब यदि आप गोलों को यदि एक के बाद एक गोला को आप व्यवस्थित करेंगे, तो चूंकि गोला है तो कहीं ना कहीं 4 गोलों को भी यदि आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, 4 गोला या अर्थात 4 गेंद को आप रख लीजिए एक के ऊपर एक, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में खाली स्थान दिखाई देगा आपको। तो वो जो खाली स्थान जो दिखेगा, खाली स्पेस, उसको बोलते हैं हम लोग अंतराकाशीय रिक्तियां। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मान लीजिए ये कोई आपका आयताकार, या फिर चलिए मान लीजिए आपका कांच का कोई क्यूब है, आपका कांच का क्यूब। इस क्यूब में आप जो है गोलों को भर दीजिए, अर्थात गेंद भर दीजिए इसमें। आप जब गेंद को ऐसे क्रम में भरेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए आपको इन गेंदों के बीच में ये खाली जगह जरूर दिखाई देगा, क्योंकि 4 गेंद को भी रखेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में रिक्त स्थान दिखाई देगा। यही रिक्त स्थान जो है आपका अंतराकाशीय रिक्तियां कहलाता है। जैसे इस संरचना में देखिए आपको ये जो है गोलों को स्पर्श कर रहे हैं, तो देखिए ये 4 गोलों के बीच में ये कुछ खाली जगह दिखाई दे रहा है। यही रिक्त स्थान क्या कहलाता है? अंतराकाशीय रिक्तियां कहलाता है। आपका आया समझ में आपको अंतराकाशीय रिक्तियां? तो चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतराकाशीय रिक्तियां। अर्थात परिभाषा देखिए, ये जो आपका घनीय सुसंकुलन संरचना है सीसीपी और षटकोणीय सुसंकुलन संरचना है एससीपी,
क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि क्रिस्टलीय ठोस में दो ही प्रकार के आपको संरचना दिखाई देंगी, या तो घनी या तो षटकोणीय। तो ये जो दोनों संरचना होते हैं उसमें यदि आप गोलों को व्यवस्थित करेंगे ठोस बनाने के लिए तो केवल 74% भाग ही गोला घेर पाएगा, बाकी बचा हुआ भाग क्या रहेगा, रिक्त रहेगा। उसे रिक्त भाग को क्या कहते हैं, अंतराकाशी रिक्तियां कहा जाता है। परिभाषा देख लीजिए, एचसीपी एवं सीसीपी दोनों संरचना की संकुलन क्षमता उच्च होती है। संकुलन मतलब पास पास व्यवस्थित करने की क्षमता। इन दोनों व्यवस्था में क्रिस्टल जाल 74% भागी गोलों द्वारा घिरा होता है, शेष भाग क्या रहता है, रिक्त, जिसे अंतराकाशी रिक्तियां कहते हैं। तो ये अंतराकाशी रिक्तियां जो है दो प्रकार का होता है। पहला है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय मतलब चार गोला लेना है, चार गोला लीजिए और चार गोला को एक दूसरे को स्पर्श करते हुए आपस में रख दीजिए। तो उसके मध्य देखिए चार गोला जैसे मैं ले रहा हूं, 1 2 और ये 3, तो कहीं ना कहीं इसके मध्य देखिए एक खाली जगह बच रहा है, ये वाला, यही अंतराकाशी रिक्तियां है। और एक और गोला डाल दीजिए चौथा ऊपर में ऐसा, तो यहाँ पे जो आपको खाली जगह बचेगा वो क्या कहलाएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगा। अर्थात चार गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक गोला एक दूसरे के स्पर्श करते हुए रखा जाए, तो उनके मध्य जो रिक्त स्थान बचता है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या अनुपात होता है 0.225, जहां ये जो आर है आपका, ये गोला कण की त्रिज्या है, जो आपको गोला दिखाई दे रहा है कण, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और स्मॉल जो आर है इसके बीच में जो आपका रिक्त स्थान बच रहा है उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। तो आपका चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या अनुपात होता है 0.225। दूसरा होता है आपका अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति में आप लोग 6 गोला लीजिए, 6 गोला को इस प्रकार से रखिए कि प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करे, तो उसके मध्य जो खाली स्थान बचेगा, जो रिक्ति बचेगी, उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। और यहाँ पे आपका त्रिज्या अनुपात जो है 0.414 होगा। जैसे देखिए ये आपका 3 गोला हुआ, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे देखिए मध्य में बच रहा है आपको खाली जगह। अब इसमें 3 गोला और रखिए, चलिए मैंने ये 1 गोला लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, तो भी इसके बीच में जो स्थान बचेगा खाली, वही क्या कहलाता है, आपका अष्टफलकीय रिक्ति कहलाता है। और अष्टफलकीय रिक्ति की आप देखेंगे वहां जगह, तो स्पेस इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। चतुष्फलकी में आपको स्पेस इस प्रकार से दिखाई देगा जो रिक्त स्थान है, अर्थात चतुष्फलकीय रिक्ति इस प्रकार से रहेगा, अष्टफलकीय रिक्ति इस प्रकार से। तो आप एग्जाम में अंतराकाशी रिक्तियां हैं तो लिख देना अंतराकाशी रिक्तियां में कि एचसीपी और सीसीपी दोनों संरचना में संकुलन क्षमता उच्च होती है। इन दोनों व्यवस्था में क्रिस्टल जाल का 74% भाग ही गोलों द्वारा घिरा रहता है, शेष भाग रिक्त रहता है, जिसे अंतराकाशी रिक्तियां कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला चतुष्फलकीय रिक्ति, इस प्रकार की संरचना में 4 गोलों को इस प्रकार से रखा जाता है कि प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करे और उनके मध्य जो खाली स्थान या रिक्त स्थान बचता है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और ये डायग्राम बना लीजिएगा और इसका त्रिज्या अनुपात लिख दीजिएगा। नेक्स्ट अष्टफलकीय रिक्ति, देखिए इस संरचना में 6 गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करे और उसके मध्य जो रिक्त स्थान बचता है उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ये परिभाषा के साथ उसका त्रिज्या अनुपात लिख लीजिएगा 0.414, और साथ ही साथ ये आपको चित्र वहां पे बना लीजिएगा एग्जाम में। आया समझ में। और त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन व ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात ही त्रिज्या अनुपात कहलाता है। मतलब धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या, उसी अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट है संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक। अभी आपने देखा कि जितना भी ये गोला जितना जगह घेर रहा था वही जगह जो है आपका संकुलन क्षमता कहलाता है, और जो खाली जगह है वो खाली जगह क्या कहलाता है, आपका अंतराकाशी रिक्ति। देख लीजिए परिभाषा, किसी इकाई सेल के कुल आयतन का, मतलब जितना भी उसका आयतन है उसका वह प्रतिशत भाग जो परमाणु या अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है। अर्थात जो आयतन है उसमें आप जो कण डाल रहे हैं
तो कण जितना हिस्सा घेरेगा उस आयतन का वो क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता कहलाएगा। और जितना स्थान बच जाएगा उसका वो क्या कहलाएगा, अंतराकाशीय रिक्तियां कहलाएगा। अर्थात यदि इसको मैं एक बॉक्स बना दूं तो देखिए ये इसका आयतन हुआ, ये आयताकार है आपका, इसका आयतन हुआ। अब देखिए ये जो गोला है अपना जितना भी स्थान घेर रहे हैं, जैसे ये गोला हो गया, और ये जो बीच में जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस, ये स्पेस कहलाता है आपका अंतराकाशीय रिक्तियां। क्या कहलाता है, अंतराकाशीय रिक्तियां। और ये जो जितना भाग ये गोलों द्वारा घिरा गया, ये जो भाग है, जितना भाग ये गोला घेर रहा है, वही कहलाता है आपका संकुलन क्षमता। आया समझ में आपको। अर्थात ये पूरा 100% है, तो 100% में संकुलन क्षमता मान लीजिए 74 है, तो बचा हुआ 26 आपका क्या होगा, अंतराकाशीय रिक्तियां होगा। तो यहाँ पे संकुलन क्षमता की मैंने परिभाषा लिख दी है। और संकुलन क्षमता निकालने, किसी भी संरचना में यदि आपको किसी भी ठोस का संकुलन क्षमता निकालना है तो ये आपका सूत्र है। संकुलन क्षमता में किसी भी एक परमाणु जो कण है उसका आयतन लेंगे, और नीचे में जो इकाई सेल है, जो आपका संरचना है, उसका आयतन लेंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो आपको किसी भी संरचना का संकुलन क्षमता प्राप्त हो जाएगा। देखिए जैसे आपके सेल 3 प्रकार के होते हैं, एससीसी सरल घनीय सेल। इसमें आपको देखेंगे तो अवयवी कण जो है केवल 52.36% भाग को ही घेर सकता है, बाकी आपका 47.6% भाग क्या बच जाता है, रिक्त बच जाता है। वैसे ही अंतः केंद्रित घनी संरचना में भी 68% जो है आपका गोलों द्वारा घिरा रहता है और 32% आपका शेष बच जाता है। ऐसे ही फलक केंद्रित घनी सेल में आपका 74% भाग अवयवी कणों द्वारा घिरा जाएगा, 26% भाग शेष बच जाएगा। तो ये मैंने आपको जो है कुछ घनीय सेल के संकुलन क्षमता और अंतराकाशीय रिक्तियों का डाटा दे दिया हूं। अब आपको ये जो आपका डाटा आया कैसे, संकुलन क्षमता 52.36 कैसे आया, आपका अंतःकेंद्रित घनी सेल का संकुलन क्षमता 68 कैसे आया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका संकुलन क्षमता और अंतराकाशीय रिक्तियां का मान कहां से आता है और कैसे निकाला जाता है। और साथ ही साथ चतुष्फल की रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात 0.225 और अष्टफल की रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात 0.414 कहां से आया, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अर्थात हमारा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये संकुलन क्षमता और ये त्रिज्या अनुपात का वैल्यू कहां से आया इसकी व्याख्या करूंगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल पर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूंगा वो आपको पता चल जाए। ओके दोस्तों।